Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from Indian Geography जिसमें आज जो हम करने जा रहे हैं इसमें प्लेटूज हैं प्लस रिवर्स। ओके तो मेनली कुछ हमारे ये रहने वाले हैं टॉपिक जहां से हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। देखिए अब पुडुचेरी जो है हमें पता है, बट उस टेरिटरी के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी रखी हैं। आइए देखते हैं। पुडुचेरी इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल। Karaikal is located on the east coast of India in the Bay of Bengal. Mahe is located on the west coast of India in the Arabian Sea, and the Yanam is located on the east coast of India in the Bay of Bengal. तो ये आपके सामने चार स्टेटमेंट है, आपके सामने बताना है आपको किसमें से कितनी करेक्ट है और ये आपके ऑप्शन रहने वाले। आइए देखते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो जाता है। तो पुडुचेरी इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द वे ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही बात है बच्चे। यहाँ जैसे हमें क्या देखने को मिलेगा, पुडुचेरी देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा, कराईकल इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द वे ऑफ बंगाल। बच्चे कराईकल भी हमें पुडुचेरी के पास में ही देखने को मिलता है। तो कराईकल पुडुचेरी से हल्का सा हमें नीचे देखने को मिलता है, तो यहाँ होगा ये कराईकल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। माहे इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो पुडुचेरी के अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखोगे तो बिल्कुल सामने हमें क्या देखने को मिलेगा, माहे देखने को मिलेगा। ये भी पुडुचेरी की ही टेरिटरी में आता है। एंड यनम इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है बच्चे, यनम हमें यहाँ जैसे देखने को मिलता है। मतलब सर ये किसकी है, ये सारा ही किसका है, पुडुचेरी का ही हमें पार्ट में देखने को मिलता है। तो मतलब सर हमारी चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल फोर जो है हमारा सही आंसर रहने वाला है। ओके बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखो अब हम रिवर्स को टच कर रहे हैं, मतलब कि रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से सवाल है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। द कैचमेंट एरिया ऑफ द लार्ज रिवर्स आर नोन एज द वाटरशेड। कि जो कैचमेंट एरिया है रिवर का उसको वाटरशेड कहते हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी आर सेपरेटेड बाय द अरावली एंड द सह्याद्री रेंजेस। River basins and the watersheds are geographically interconnected. The drainage pattern of region is influenced by the volume of water flowing in the basin. तो अपने को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट कौन कौन सी है। आइए बात करते हैं बच्चे। ये कोई सपोज करो रिवर है ना, और रिवर में ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो जहां से है ना all the sources from which river gets water, which is the basin of that river या catchment area of that river, but this is not the watershed. watershed क्या है सर? watershed ये बाउंड्री होती है जो डिवाइड करती है दो बेसिन को, है दो बेसिन को। अगर ये बेसिन 1 है और ये बेसिन 2 है, तो ये जो बाउंड्री है जो कि डिवाइड कर रही है दो रिवर बेसिन को, तो उसको हम वाटरशेड कहते हैं। तो मतलब कि इनको तो हम कैचमेंट एरिया जो होगा लार्ज रिवर का, उसको हम वाटरशेड नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये रिवर का बेसिन है। क्या है? ये रिवर का बेसिन है। बिल्कुल सही बात है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल का और अरेबियन सी आर सेपरेटेड बाय द अरावली एंड द सह्याद्री रेंजेस। बिल्कुल सही बात है बच्चे। अरावली और सह्याद्री कहाँ है? सह्याद्री इज द महाराष्ट्र वाले रीजन में, और अरावली जो है ऊपर गुजरात वाला जो है रीजन, सॉरी राजस्थान वाला रीजन है। तो ये हमको पता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये रिवर बेसिन एंड द वाटरशेड आर जियोग्राफिकली इंटरकनेक्टेड, जैसा कि मैंने बताया भी है ना। ये रिवर बेसिन है और जो वाटरशेड जो होता है वो उसको सेपरेट करता है। The drainage pattern of a region is influenced by the volume of the water flowing in the basin, which जो ड्रेनेज पैटर्न होगा, बिल्कुल सही बात है, वो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा किस चीज के कारण? बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द बेसिन। तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिवर्स। तो रिवर्स को लेके कुछ स्टेटमेंट है, आइए बात करते हैं। देखो
अगर मैं पहली अपनी स्टेटमेंट की बात करने वाला हूं तो एफॉर्मल रिवर्स, कौन सी रिवर है? एफॉर्मल रिवर्स आर दोज दैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि ये वो रिवर होती है जो जिनमें हमें पूरा साल भर पानी देखने को मिलता है, या दीज आर द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये रिवर में हमें फ्लो देखने को मिलता है। तो क्या एफॉर्मल रिवर ये होती है? ये आप लोगों से सवाल है। A river catchment area is the region that collects water from the river. A drainage basin is a region that is drained by the river and its tributaries. A watershed is the boundary line that separate one drainage basin from the another. तो ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट हमने रखी हैं, आपको इसमें से सही बताना है बच्चे, अपने को करेक्ट बताना है ना। तो एफॉर्मल रिवर्स बच्चे नहीं होती है वो जो कि पूरा साल जिनमें हमें पानी देखने को मिलता है, इनको बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। जो एफॉर्मल रिवर्स होती है इसमें इसका फंक्शन पता क्या होता है? इसका मतलब है कि ये दीज आर द इनलैंड रिवर्स। कौन सी रिवर होती है ये? इनलैंड रिवर्स होती है। बोलने का मतलब, अगर आपने कभी लूनी रिवर देखी है, ये वो नदियां हैं जो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती। ये जो नदियां होंगी इनमें वाटर शॉर्टेज के कारण ये बीच में ही क्या होंगी? खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लूनी है, ऐसे उसको गुजरात में, क्या बोला मैंने? फॉर एग्जांपल सर आप कुछ ऐसा बताने वाले थे कि लूनी नदी जो है इसको क्या कहाँ जाना चाहिए? इसको यहाँ गिरना चाहिए, गल्फ ऑफ जो हम कच्छ पढ़ते हैं वहाँ पर गिरना चाहिए, बट ये नहीं गिर पाती क्योंकि ये दिस इज द इनलैंड रिवर। तो ऐसे ही हमारे पास और भी रिवर है जो कि इनलैंड रिवर होती हैं, या वो कौन सी? एफॉर्मल रिवर्स होती हैं, जैसे कि फाल्गु नदी होती है ना। फाल्गु नदी भी कुछ ऐसा ही हमारे को स्ट्रक्चर बताती है। ओके, तो मतलब कि पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है वो वह रीजन होता है जो कि कलेक्ट करता है वाटर फ्रॉम द रिवर। हमने क्या बोला था? रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज फ्रॉम विच रिवर गेट्स वाटर, जहाँ से रिवर को पानी मिल रहा है उन सभी सोर्सेज को अगर मैं मिला दूं, अगर मैं उसको मिला दूं तो ये क्या है? ये क्या है सर? ये रिवर का क्या है? ये कैचमेंट एरिया है। क्लियर? अब और क्या पॉइंट है? ए ड्रेनेज बेसिन एक रीजन है दैट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो क्या मैं इसको कैचमेंट एरिया भी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसको ड्रेनेज बेसिन भी लिख सकता हूँ? है ना? तो ये भी एक ही बात हुई, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना? है ना? बट क्या मैं इसको वाटरशेड लिख सकता हूँ? नहीं सर, वाटरशेड आप नहीं लिख सकते। वाटरशेड का मतलब होता है कि ये एक बाउंड्री लाइन है जो कि सेपरेट कर रही है एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे से। तो मतलब ये क्या होगा? ये कोई एक ड्रेनेज बेसिन है, इसको जब आप सेपरेट कर रहे हो किसी दूसरे से, तो ये जो बीच की जो बाउंड्री लाइन है इसको कहते हैं वाटरशेड। तो मुझे लगता है ऐसे आपको और ज्यादा अच्छे से अब समझ आ चुका होगा। तो मतलब कि पहली गलत है, दूसरी, तीसरी, चौथी फिर से वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहने वाला है? सी, जिसमें कि हमारी एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी की तीन जो है वो करेक्ट है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम that is eroded along an underlying belt of non-resistant rock after the main drainage pattern has been established is known as a subsequent river। देखिए, आपने दो तरह के ड्रेनेज पैटर्न सुने होंगे। एक होता है डिस्कोडेंट, है ना? डिस्कोडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है, दूसरा होता है कॉनकोडेंट। और कॉनकोडेंट में अगर आपने कभी पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा इसमें क्या होता है? कॉन्जिक्यूएंट होता है, कॉन्जिक्यूएंट होता है, फिर होता है सबसिक्यूएंट होता है, कॉन्जिक्यूएंट, सबसिक्यूएंट होता है बच्चा लोग। एक होता है इसमें रिक्वेसेंट होता है, रिक्वेसेंट होता है, और एक होता है ऑब्जिक्यूएंट। रिक्वेसेंट होता है, ऑब्जिक्यूएंट होता है। बच्चे ये है क्या? ये कॉनकोडेंट की ही सारी क्या है? टाइप्स है ना? कॉनकोडेंट की ही टाइप है। अब कॉनकोडेंट क्या होता है? कॉनकोडेंट होता है मतलब कि जिसमें जो रिवर्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसी भी टोपोग्राफी के ऊपर, किसी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अगर उसमें कोई चेंजेस आएंगे तो इनमें भी चेंजेस आएंगे। बट डिस्कोडेंट क्या होता है? डिस्कोडेंट में अगर आपने सुन रखा होगा तो यहाँ पर आपने अगर इसमें एंटीसीडेंट होता है ना?
सीडेंट होता है जिसको लिखते हैं नॉन कॉन्जिक्यूएंट रिवर्स। तो ये होता है एंटीसीडेंट या नॉन कॉन्जिक्यूएंट रिवर्स, है ना। डिस्कोडेंट का मतलब है कि ये जो नदियां होती हैं ये जियोग्राफी या स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इनके आगे जो भी आता है ये उसको तोड़ के निकल जाती है। जैसे जैसे हिमालयन रिवर्स होती हैं, हिमालयन रिवर्स जो है जब वो पहाड़ों से नीचे को आती है तो जो मर्जी स्ट्रक्चर होगा उनकी इतनी मतलब स्पीड होती है, वो अपने यंग स्टेज में होती है, तो उनके आगे कुछ भी आता है उसको तोड़ के निकल जाती है। तो ये डिस्कोडेंट हुआ। कॉनकोडेंट होता है जो डिपेंड करती है ऑन ए रीजन, ऑन ए टोपोग्राफी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करती है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। ए ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जो कि इरोड हो रही है अलोंग एन अंडरलाइंग बेल्ट ऑफ नॉन रेजिस्टेंट रॉक आफ्टर द मेन ड्रेनेज पैटर्न हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, क्या उसको सब्सिक्वेंट रिवर कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। द रिवर्स दैट फॉलो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, उसको कॉन्सिक्वेंट। देखो क्या ये वही कॉन्सिक्वेंट है जो मैंने यहाँ लिखा है? बिल्कुल सही बात है, यही लिखा है। बच्चे कॉन्सिक्वेंट को अगर मैं सिंपल में बोलूँ कि सर ये क्या करती है, ये एक जनरल स्लोप को फॉलो करती है। क्या करती है? जनरल स्लोप को फॉलो करती हैं। जैसे हमको पता है, क्या पता है, ये हमारा सदर्न पोर्शन है भारत का, तो यहाँ पर हमको पता है कि ये वाला जो वेस्टर्न साइड है ये हल्का सा ऊपर की ओर है, यानी ये क्या है सर, ये एक स्लोप है। जब स्लोप है तो यहाँ से नदियां आती हैं। कौन सी नदियां आती हैं? ये हमारी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये जो नदियां है ना, ये एक जनरल स्लोप को फॉलो कर रही है। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात। मतलब कि सर जो जनरल डायरेक्शन को फॉलो करता है वो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं तो तुमको मैं कुछ और अच्छा भी बता सकता हूं। जैसे सर जैसे आप हमें ये बता सकते हैं कि ये आपने बताया अभी जनरल स्लोप को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको नाम दे देते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। अब आपने सब्सिक्वेंट के बारे में बताया है। कोई भी रिवर जब इस कॉन्सिक्वेंट रिवर को 90 डिग्री एंगल पे काटेगी, 90 डिग्री के एंगल पे काटेगी, तो वो क्या बन जाएगी? उसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट रिवर। सब्सिक्वेंट रिवर, है ना। तो इसके एग्जांपल बता दूं, जैसे यमुना है तो गंगा आती है, यमुना उसको करेक्ट करती है। ये यमुना के एग्जांपल दूंगा तो यमुना में ये यमुना रिवर है तो यमुना के यहाँ पर चंबल रिवर लगती है। तो मतलब दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सब्सिक्वेंट रिवर्स, है ना। तो मतलब कि ये यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। अब देखिए ये मेजर रिवर है। अब आपको बताना है कि क्या इस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है कि नहीं। आपको बताना है कि ये कितने पेयर जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो रखे हैं। जैसे इंडस रिवर जो है, क्या तिस्ता रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपको बताना है बच्चे। तो जिन बच्चों को पता होगा कि तिस्ता रिवर तो इसकी ट्रिब्यूटरी है नहीं, तिस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है? अगर तुमने सुना होगा, श्योक रिवर हो गया, नुब्रा हो गया, है ना, द्रास हो गया। तो ये दीज आर द, फिर इसमें हुंजा होता है, गिलगिट होता है, तो ये सारी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तिस्ता ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्या ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी महानंदा है? बिल्कुल नहीं है, है ना। ब्रह्मपुत्र की तो ये जो तिस्ता रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तिस्ता रिवर किसकी है? ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। कि गंगा रिवर की मनास ट्रिब्यूटरी है? नहीं, मनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। तो मतलब कि गंगा, क्या गोदावरी की इंद्रावती ट्रिब्यूटरी है? बिल्कुल सही बात है। अब ये कैसे लगेगा पता? सर जब हम नदियां पढ़ेंगे और उनकी सहायक नदियां पढ़ेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो यानी इसमें से सिर्फ एक ही करेक्टली मैच है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझको बताना है कि ये रिवर है और रिवर में ड्रेनेज पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो क्या सोन रिवर में रेडियल पैटर्न है? क्या यमुना रिवर में डेंड्रिटिक पैटर्न है? क्या गोदावरी में पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है? अब ये आप लोगों को बताना है कि इसमें से कितने इनकरेक्टली मैच है। बच्चे रेडियल पैटर्न अगर आपको पता होगा तो ये एक बड़ा सा एक ऊंचा सा रीजन होता है और यहाँ से नदियां क्या करती है, जब नीचे को आती हैं तो ये रेडियल पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? डेंड्रिटिक का मतलब है कि कोई रिवर है, उसकी ब्रांच जो ट्री होता है, पेड़ होता है,
पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं, पेड़ के जो बहुत सारे जो है ब्रांचेस होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक टाइप ऑफ पैटर्न। एंड द पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब कि ये कोई रिवर जा रही है, दूसरी भी उसके बिल्कुल सेम जा रही है, तो वो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो क्या बोलने का मतलब है कि क्या सोन नदी रेडियल पैटर्न बना रही है? बिल्कुल सही बात है। क्या यमुना नदी डेंड्रिटिक पैटर्न बना रही है? बिल्कुल सही बात है। क्या गोदावरी रिवर पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बना रही है? बिल्कुल सही बात है ना। तो ये हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो हमको इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट फिर इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सारे ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा इसमें आंसर रहने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स okay, most of the Himalayan rivers such as the Indus, सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, वो एक एग्जिबिट कर रही है एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न को। तो क्या मैंने तुम लोगों को अभी बताया, क्या अभी हमने एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न की बात की? क्या हमने डिस्कोर्डेंट पैटर्न की बात की? बिल्कुल सर, आपने हमें बताया था कि ये जो नदियां होती हैं, ये जियोग्राफी के ऊपर, जो टोपोग्राफी होती है रीजनों की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती। इनमें इतनी ज़्यादा, ये वो हिमालय, फॉर एग्जाम्पल ये दी जाता है हिमालयन रिवर्स, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा ये यंग स्टेज में होती हैं, बहुत स्पीड होती है इनकी, तो इनके आगे कुछ भी आता है ये उनको काट देती है। क्लियर? तो ये कौन सी होगी? सतलुज होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, इंडस होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला तो हमारा बिल्कुल सही पॉइंट हुआ। हिमालयन रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालयन रेंजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। बोलने का मतलब है कि जो हिमालयन रेंजेस बनी हैं, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, तो ये जो रेंजेस बनी है, बोल रहा है कि इससे पहले ही हिमालयन रिवर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं, बिफोर द हिमालयन रेंजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बात हमारी सही है, बिल्कुल सही है। यानी ये रिवर्स जो है पहले ही हमें देखने को मिल रही थी। अब हमको बताना है कि यार इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 कि हिमालयन रिवर्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं बिफोर द हिमालयन रेंजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसलिए मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स जो है वो एग्जिबिट कर रही है एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो ये इस तरीके से सही रहेगा क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है, बट इसमें इन्होंने आंसर डी कर दिया है ना, स्टेटमेंट नहीं। देखिए ये फिर गलत किया गया है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है, पर मुझे नहीं लगता है ब्रह्मपुत्र नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए एंटीसीडेंट रिवर यही होती हैं, तो ये आई थिंक आंसर इसमें गलत हो चुका है। तो इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसको हम ए ही रखेंगे, है ना। इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही बात है, इसमें आंसर ए ही होना चाहिए। एक गलत आंसर टिक हो चुका है, कोई बात नहीं। कि जो एंटीसीडेंट रिवर्स होती हैं, ये वही रिवर्स होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, और जो इंडस है, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र है, दीज आर द एंटीसीडेंट रिवर्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एंटीसीडेंट पैटर्न को फॉलो कर रही है, हिमालयन रिवर्स होती है। ओके, तो ये हमारा इसमें आंसर ए रहना चाहिए, है ना। इसको आंसर ए लिख देता हूं मैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बुखारचू ग्लेशियर एंड एंटर्स पाकिस्तान नियर चिलास in the Dagestan region which is known as Singhi-Khamban in Tibet. It also received पंचनद नियर द मिथानकोट रीजन। बच्चे ये आपसे अब एक रिवर के बारे में आपको बताया गया है कि कोई रिवर है, कोई भी रिवर है, क्या है वो, किस ग्लेशियर से निकल रही है, बुखारचू ग्लेशियर, है ना। किस ग्लेशियर से है, बुखारचू ग्लेशियर, जिसको एक और नाम से जाना जाता है सिंगी खंबन। तो जिन बच्चों को सिर्फ इतना पता लग चुका है वो बता देंगे कि सर आप कहीं ना कहीं बात कर रहे हो इंडस रिवर की, है ना। और इंडस रिवर में जब सतलुज मिलती है तो वो पंचनद नामक एक प्लेस पे मिलती है, विच इज इन नियर द मिथानकोट रीजन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द रिवर गिवन अबव
फॉर्म्स द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस, तो अपने को बताना है चिनाब, जास्कर, गिलगिट, काबुल, कि इसमें से इंडस रिवर की, अगर इंडस रिवर फ्लो ऐसे करती है, अगर इंडस रिवर का फ्लो कुछ ऐसे है, तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है बच्चे, ये होती है। ये अगर इसका फ्लो इस साइड को है तो इसकी राइट बैंक कौन सी होगी, ये ऊपर वाली होंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें हमारे को बताना है बच्चे चिनाब इसकी नहीं है ना, चिनाब इसका जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, जास्कर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं रहने वाली है, तो गिलगिट होने वाली है और एक काबुल होने वाली है। तो 3 और 4 जहां भी दिख रहा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये अगर आपने रिवर पढ़ी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ रहे होंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रिवर इन इंडिया, इट राइजेज फ्रॉम ए डीप स्प्रिंग एट वेरीनाग, it flows northward into Bulla Lake, it forms a steep sided narrow gorge through Pir Panjal range, which of the flowing river has been described in the above statement। बच्चे तो इसमें से कौन सी रिवर के बारे में बताया गया है कि कोई रिवर है जो कि बेरीनाग से निकल रही है, जिसका फ्लो है नॉर्थवर्ड इनटू बुला लेक, और एक हमें स्टीप साइड देखने को मिल रही है, नैरो गोर्ज देखने को मिल रहा है पीर पंजाल रेंज में। तो बिल्कुल सर आप सही सोच रहे हैं, बात हो रही है झेलम नदी की। तो ये हमारी, हमने कुछ रिवर से आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। रिवर्स का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। देखो इन वाले जो दिए जो 10 क्वेश्चन से, यहाँ पर हमने ड्रेनेज से ज़्यादा, जो ड्रेनेज पैटर्न है वहाँ से हमने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे, इसमें हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो रिवर से होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है हम उससे जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहने वाला है उसके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर हम आपको अच्छा लगा हो हमारा एफर्ट तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नीचे अगर आप कुछ जो भी आपके डाउट होंगे या कुछ भी आपको समय नहीं आया होगा तो उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।